कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि बारह पूत पिता के धर में, उपजे खेती अपने कर में। बात बिल्कुल सीधी सी है कि बिना स्वयं के परिश्रम किए खेती किसानी संभव है ही नहीं। और भैया, परिश्रम के साथ साथ उचित जानकारी का होना भी बहुत आवश्यक है। हमें अपने खेतों में कब क्या करना है, यह जानकारी, सही जानकारी प्रत्येक किसान भाई को अवश्य होनी चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं मेहनता की खेती और सामायिक कार्य। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं सीमैप लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सौदान सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे किसान भाई मेहनता की खेती कर रहे हैं जी, तो इस समय उन्हें किस तरह के सामायिक कार्य करने हैं अपने खेतों में? देखिए सुनील भाई, जहाँ तक मेहनता की खेती की बात है, जिन किसानों ने समय से फसल लगाई हुई है, ज़्यादातर किसानों की फसल कटाई के लिए तैयार है जी। तो सबसे ज़रूरी काम ज़्यादातर किसानों के यहाँ इस समय कटाई का है। कटाई के बाद जो खेतों में कार्य है, दूसरा है अगर उनको दूसरी फसल लेनी है तो सिंचाई कर देना चाहिए। और सिंचाई के बाद जैसे ही खरपतवार छोटे छोटे जमने लगें उसमें उनकी निकाई कर देनी चाहिए। तो 3 कार्य तो इनको खेत में करने हैं। और चौथा और जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है प्रसंस्करण का। कटाई के तुरंत बाद मेहनता की जो फसल है, जिसको साग कहते हैं या घास कहते हैं या हर्ब कहते हैं, किसान भाइयों को तुरंत अपने प्रसंस्करण यूनिट के पास ले जानी चाहिए और उससे तेल निकालनी चाहिए। तो इस तरह से ये 4 कार्य इस समय मेहनता में बहुत ही जरूरी हैं। और किस तरह से करें, इस चीज़ की किसानों को उचित जानकारी और सही जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा तेल प्राप्त कर सकें। डॉक्टर साहब, जैसे आपने खेत पर करने वाले कार्य जो बताए, सबसे पहले कटाई। जी। तो कटाई हमारे किसान भाई किस तरह से करें जिन्हें मतलब जिससे अधिक लाभ उन्हें प्राप्त हो? देखिए, कटाई किस तरह से करने से पहले उनको ये सोचना चाहिए कि कब करें। जी। कब करने का मतलब ये है कि 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो उस समय इस बात का ध्यान रखना है कि मौसम खुला हुआ है कि नहीं, यानी कि बरसात आने की संभावना या बादल नहीं होने चाहिए, आसमान खुला होना चाहिए, कड़ी धूप, एकदम तेज धूप, और गर्मी में कटाई करनी चाहिए जहाँ तक हो सके। दूसरी बात यह है कि कटाई की सही अवस्था की उनको पहचान कर लेनी चाहिए। सही अवस्था की पहचान ये है कि किसानों को अपनी जो फसल है उसको केवल ऊपर ऊपर नहीं देखना चाहिए, फसल में नीचे भी देखना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों का जो उत्पाद है वो है पत्तियाँ, यानी कि पत्तियों से ही तेल निकलता है, डंठल में तेल नहीं होता। तो उनको ये देखना चाहिए कहीं नीचे से पत्तियां झड़ तो नहीं रही। कई बार क्या किसान भाई ये देखते हैं कि फसल तो ऊंची बढ़ रही है लेकिन नीचे से पत्तियां गिरने लगी हैं। तो 2 चीज़ हुई, ऊपर की पत्तियां छोटी होने लगे और नीचे की 2-4 पत्तियां जब पीली पड़ने लगें, झड़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए। उसी समय कटाई का ये समझ लीजिए एक सही समय है। और मौसम का मैंने बताया कि मौसम खुला होना चाहिए। अब किसान भाइयों को कटाई किस तरह से करनी चाहिए? कटाई के समय आपको हंसिए का इस्तेमाल करना चाहिए और हंसिए से बिल्कुल ज़मीन से सटा के पूरी फसल काट लेनी चाहिए। बिल्कुल ज़मीन में फसल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो नीचे जड़ रह जाएंगे उन्हीं से दोबारा कल्ला निकल जाता है। तो किसान भाइयों को पूरी तरह से पूरी फसल को काट लेना है और इसमें ये ध्यान देना है कि नीचे से पत्तियां नहीं गिरी होनी चाहिए। और कटाई के समय अगर पत्तियों का कुछ नुकसान हो रहा है तो पत्तियों को नुकसान नहीं होने देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियां उनकी प्रसंस्करण यूनिट तक पहुँचना उनकी जिम्मेदारी होती है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तेल प्राप्त कर सकें। तो कटाई के समय मुख्य रूप से ये जानकारी इनको होनी चाहिए। और कटाई के समय अगर उसमें बहुत ज़्यादा कोई बड़े बड़े खरपतवार या कुछ दुर्गंध पैदा वाले खरपतवार हैं या कुछ ऐसी घास है जो कि तेल को खराब कर सकती है, उसको निकाल देना चाहिए साग में से। कटाई में उनको खरपतवारों को और उसको प्रसंस्करण इकाई के साथ ले जाने से आपका ईंधन भी लगेगा और तेल खराब होने की भी संभावना होती है। तो खरपतवार वगैरह खास करके ऐसे जिनमें दुर्गंध वगैरह हो सके होती है, उनको निकाल देना चाहिए, घासों को, दूसरी घासों को। जी डॉक्टर साहब, कटाई हमारे किसान भाइयों जैसे आपने बताया उस तरह से की, तो कितने समय बाद हमें उस जो हमारा उत्पाद है उसे प्रसंस्करण यूनिट तक पहुंचाना है? जी देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जहाँ तक बात है कि ये जो उत्पाद है, पत्तियाँ और डंठल सहित साग कह लीजिए, ये सूखना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत ताज़ा ताज़ा रहना भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मुरझा जाता है तो और अच्छी बात है, लेकिन सूखना नहीं चाहिए। मुरझाने से पहले और काटने के तुरंत बाद ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई 24 से 30 घंटे तक इसका प्रसंस्करण कर लेना चाहिए और जितना जल्दी हो सके प्रसंस्करण यूनिट तक ले जाना चाहिए। अगर प्रसंस्करण यूनिट में सीधा डाल देते हैं तो कोई बात नहीं,
अगर नहीं डाल पा रहे हैं तो प्रसंस्करण यूनिट के आसपास उसको फैला के रखना चाहिए, और छाया में फैला के रखते हैं तो उससे और ज़्यादा फायदा होता है। और उसके बाद उसको इकट्ठा करके सड़ने से बचाना है, उसको हल्का सा मुरझाना है लेकिन सड़ने से बचाना है। उसके बाद आप जो है टंकी जिसको कहते हैं प्रसंस्करण यूनिट, टंकी में उसको भर सकते हैं डिस्टिलेशन यानी आसवन के लिए, जिससे आप जो है तेल निकालते हैं किसान भाई। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कटाई के बारे में बताया, आपने कहा था एक सामायिक कार्य और महत्वपूर्ण है सिंचाई का। तो कटाई के कितने समय बाद हमें फिर सिंचाई करनी है? देखिए, कटाई के तुरंत बाद खेत आमतौर पर सूखा रहता है। अगर गीला खेत है तो 2-4 दिन का समय किसान भाई ले सकते हैं, उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर खेत सूखा है तो सिंचाई जितनी जल्दी हो सके करना चाहिए, क्योंकि जो अगली फसल है तभी अच्छी होगी जब कटाई के तुरंत बाद ठीक से पानी मिल जाएगा। अब किसान भाइयों को इस बात का ध्यान देना है कि कटाई के बाद जो सिंचाई करनी है बहुत हल्की होनी चाहिए। गहरी सिंचाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें आमतौर पर 2.5 से 5 सेंटीमीटर के ऊपर ही होती हैं, और उस समय अगर पानी भर गया, ऊपर से पत्ती है नहीं, तो जड़ों को नुकसान हो सकता है, जड़ें सड़ सकती हैं। तो हल्की सिंचाई होनी चाहिए और 2-3 दिन के अंदर होनी चाहिए। इस बात का बहुत ध्यान देना है, जिससे कि अगली फसल के जो कल्ले हैं स्वस्थ निकलें, अच्छे निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा निकलें, और उसकी जो बढ़वार है वो अच्छी हो। शुरुआत में ही अगर बढ़वार पानी की अधिकता से अगर खराब हो जाएगी तो फसल जो अगली वाली है, दूसरी कटाई जिसको कहते हैं, अच्छी नहीं होगी। अगर पानी की कमी रह जाएगी तो उसमें दीमक आने का डर है। पानी की कमी रह जाएगी तो दीमक से जो जड़ें दीमक खा सकती है, तो कल्ले बहुत कम हो सकते हैं। तो पानी संतुलित होना चाहिए, बड़ा कम और ज़्यादा पानी होना दोनों ही नुकसानदायक है। इस बात का किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए और जल्दी से जल्दी सिंचाई कर देनी चाहिए। और इसमें सिंचाई का बहुत ही महत्व है अगर आपको दूसरी फसल लेनी है तो। यानी डॉक्टर साहब, सिंचाई तो करें लेकिन संतुलित मात्रा में। ज़्यादा सिंचाई कम सिंचाई दोनों ही नुकसानदायक हो सकती है जी। और आपने तीसरा जो सामायिक कार्य बताया, निराई जी, तो वो किस समय करनी है और कैसे करनी है? इस सिंचाई के 1 या 2 दिन बाद, जैसे ही खेत में खुरपी चलाने की अवस्था हो, जैसे कोई बलुई जमीन है तो 1 दिन बाद भी आ सकता है, और कोई चिकनी जमीन है तो 2-3 दिन भी लग सकते हैं। जैसे ही खुरपी चलाने की अवस्था आ जाए, उसी समय जो भी घास हो, जितनी भी जम रही हो, उसको निकाल देना चाहिए। लेकिन निराई में इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि गहरी गुड़ाई नहीं करनी है। इसमें 2 तरह की जड़ें होती हैं, जिसको एक तो कहते हैं मोटी जड़, जिसको सकर कहते हैं, जिससे कि दूसरा कल्ला बनेगा, और एक होती है बारीक जड़। बारीक जड़ अगर कट जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मोटी जड़ है जिससे कल्ला निकलता है वो कटना नहीं चाहिए। कई बार क्या है, ज़्यादा कट जाती है तो उससे जड़ को नुकसान हो जाता है, और दूसरा कल्ला जो है स्वस्थ या अच्छा या जल्दी नहीं निकलता। तो गुड़ाई नहीं करनी है, ज़्यादा गुड़ाई ठीक नहीं है, लेकिन घास सब निकाल देनी है। और घास निकालने के बाद इसमें जैसे ही आपको लगे कि घास निकल गई है, उसके बाद फिर एक पानी दे दीजिए, उसके बाद आप खाद डाल दीजिए, खास करके यूरिया का छिड़काव कर दीजिए जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने जो बताए ये खेत पर करने वाले सामायिक कार्य जी। और जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है प्रसंस्करण का। तो वो कार्य हमारे किसान भाइयों को कैसे करना है, किस तरह से अपने मेंथा का वो तेल तैयार करना है उनको? देखिए, वास्तविक और असली कार्य यही है जिससे कि किसानों को मिलना है अपना असली उत्पाद जी। सब कुछ कर लिया और प्रसंस्करण ठीक से नहीं किया तो ये समझ लीजिए आपने जो अब तक किया था उसका उचित उत्पाद आपको नहीं मिलेगा। तो प्रसंस्करण के समय 2-3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो आपकी जो मेंथा की साख है, ये कोशिश न करें कि ताज़ा से ताज़ा ही आपको आसवन करना है। ताज़ा की अपेक्षा अगर मुरझाई हुई फसल का आसवन करेंगे तो आपको तेल अधिक मिलता है और गुणवत्ता अधिक अच्छी होती है उसकी। इसके अलावा जो टंकी होती है उसमें ज़्यादा मात्रा में साक आ जाता है। तो इस तरह से पानी, ईंधन, श्रम सब कम लगता है जी। यानी जो प्रसंस्करण यूनिट है वो अच्छी होनी चाहिए, आधुनिक होनी चाहिए। और उसके लिए किसान भाई हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, उनको डिजाइन उपलब्ध कराई जा सकती है, बनाने वालों के पते उपलब्ध कराए जा सकते हैं, और वो उस तरह से उस इकाई का इस्तेमाल अगर करते हैं तो उनको तेल की रिकवरी ज़्यादा होगी और खर्चा कम करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। मनुष्यों में होने वाली तकलीफों के बारे में वो बोलकर हमें बता देते हैं, लेकिन बेजुबान जानवर अपनी तकलीफें खुद नहीं बता पाते। किसी तरह की चोट लगने पर जब पशु लंगड़ाता है या उसकी चोट हमें दिखाई देती है, तभी हम उनकी परेशानी समझ पाते हैं। कई बार पशुओं में ऐसी विकृतियां आ जाती हैं जो लगभग असाध्य होती हैं। ये विकृतियां क्या होती हैं, कैसे होती हैं और इन्हें ठीक करने के क्या उपाय हैं? इस संबंध में हमने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में स्थित शल्य चिकित्सा विभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अमरपाल से चर्चा की। हमारे संस्थान में पशु शल्य चिकित्सा से संबंधित बहुत सारी बीमारियों का उपचार किया जाता है। ऐसी कई बीमारियां हैं जो बहुधा पशुओं को प्रभावित कर सकती हैं और जिनका शल्य चिकित्सा के द्वारा हम उचित उपचार कर सकते हैं। जैसे कि हड्डी का टूटना एक बहुत ही आम बात है, ये सभी प्रकार के जानवरों को प्रभावित कर सकता है। पशुओं में कई बार पत्थरियां हो जाती हैं, उनका उपचार भी हमारे संस्थान के द्वारा बहुत ही अच्छा उसका इलाज ढूंढा गया है। इसके अलावा कई पशु ऐसे होते हैं जिनको फालिज का असर हो जाता है, उनको भी हमने एक नई विधि के द्वारा, जिसको हम स्टेम कोशिका कहते हैं, उसके द्वारा उसका उपचार करना शुरू किया है। इसके अलावा कई बार पशुओं में बहुत बड़े घाव होते हैं। कुछ पशु ऐसे होते हैं उनके घाव सालों तक ठीक नहीं होते हैं। अगर हम उनको एक नॉर्मल उपचार जो देते हैं, जो बहुत सारे पशु चिकित्सालयों में दिया जाता है, उसके द्वारा जब वो ठीक नहीं होते हैं तो ऐसे पशुओं का इलाज भी हम इन स्टेम कोशिकाओं के द्वारा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे, जैसे कि पशु को हिमेटोमा यानी कि कान में खून भर जाना, आँख की खराबी आना, ये सब हर प्रकार के केसेस जो हैं हमारे पास आते हैं। और सभी प्रकार के पशुओं को, ये चाहे वो गाय भैंस हों, घोड़ा हों या कुत्ते बिल्लियाँ हों, उन सभी का उपचार हम यहाँ पर करते हैं।
संस्थान में पालतू पशुओं को शल्य चिकित्सा के माध्यम से उपचारित करने के उद्देश्य से निरंतर शोध किए जा रहे हैं। पशुपालक इन पशुओं की विकृति को कैसे समझें और अपने जनपद के पशु चिकित्सालय में चिकित्सा उपलब्ध न हो सकने की अवस्था में वो उन्हें संस्थान तक कैसे ले जाएं और उपचार में उन्हें कितना धन व्यय करना होगा, इस संबंध में डॉक्टर पाल ने हमें बताया। जहाँ तक खर्च की बात है तो हमारे संस्थान में पशुपालकों को पशुओं का इलाज लगभग मुफ्त ही किया जाता है। उनको सिर्फ एक यहाँ पर शुरू में आते हैं तो रजिस्ट्रेशन एक कराना पड़ता है, जिसकी फ़ीस 20-30 रुपये से ज़्यादा नहीं है। इसके अतिरिक्त जो मुख्य दवाइयाँ हैं उनका उसको बाहर वहन करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा खर्च नहीं होता है। और जहाँ तक ये बात है कि उनको कैसे पता चले, हमारा संस्थान बहुत सालों से यहाँ पर काम कर रहा है। हमारे विभाग में हमारे संस्थान में प्रसार विभाग है जो जगह जगह पर कैंप लगाते रहते हैं और प्रचार करते रहते हैं, रेडियो के माध्यम से भी, मेला के माध्यम से भी, और अपने कैंप लगाकर भी हम इसका प्रचार करते रहते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संस्थान है। पशु चिकित्सा से संबंधित सभी रोगों का हर प्रकार का इलाज यहाँ पर होता है। जो हमारे पशु चिकित्सक गांव में या ब्लॉक स्तर पर हैं उनको मालूम है कि ऐसे पशु जो वहाँ पर उपचारित नहीं किए जा सकते उनको वो यहाँ पर भेज देते हैं, रेफर करते हैं, तो ऐसे केसेस को हम फिर उपचार यहाँ पर करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में औषधियों का प्रयोग किया जाता है, किंतु पर्याप्त लाभ न होने की दशा में शल्य चिकित्सा की जाती है। हमारे पास जो केस आते हैं वो सर्जरी से संबंधित होते हैं, या तो फ्रैक्चर के केसेज हैं, या फालिज के केसेज हैं, या कोई घाव के केसेज हैं, या कोई सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन, बच्चे को पैदा करने के लिए ऑपरेशन किए जाते हैं। उस तरह के जो केस आते हैं जहाँ पर कि शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होती है, वही केस हमारे सर्जरी विभाग में आएंगे, अन्यथा वो दूसरे विभाग को भेज दिए जाते हैं, वहाँ पर उनका उचित उपचार किया जाता है। दुधारू पशुओं के लकवाग्रस्त होने पर उनकी गर्भधारण क्षमता प्रभावित होती है, जिसकी वजह उनकी मानसिक तकलीफ भी होती है। पक्षाघात से पीड़ित पशुओं को इससे मुक्ति दिलाने के लिए स्टेम कोशिका के प्रत्यारोपण द्वारा पक्षाघात, आर्थराइटिस, हड्डी के टूटने और घाव इत्यादि में संस्थान के सर्जरी विभाग ने आशातीत सफलता प्राप्त की है। गर्भाधारण के लिए पशु का मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। अगर मान लिया ऐसा कोई पशु लकवाग्रस्त है, वो निश्चित रूप से गर्भधारण करने में उसको समस्या आएगी, और यदि उसका समय से उपचार किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसको सहायता मिलेगी गर्भधारण करने में। लेकिन क्योंकि गर्भधारण करना एक बहुत ही बड़ी समस्या है और उसके कारण भी बहुत सारे हैं, तो अगर उन कारणों को भी निवारण किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। स्टेम कोशिकाओं के द्वारा उपचार एक बहुत ही नवीनतम विधि है, और यह विधि न केवल फालिज के केसेस में बल्कि अन्य केसेस में भी, जहाँ का फ्रैक्चर ठीक नहीं हो रहा है, हड्डी टूटी हुई है, जुड़ नहीं रही है, या किसी को आर्थराइटिस हो गई है, या बहुत बड़े घाव हैं जो हील नहीं हो रहे हैं, कई बार हर तरह का उपचार करने के बाद यहाँ तक कि जो कि दिल की बीमारियाँ हैं उनमें भी बहुत ही उपयोगी पाई गई हैं। लेकिन हमारे संस्थान में मुख्य रूप से इन कोशिकाओं का उपयोग लकवाग्रस्त पशुओं, फ्रैक्चर से ग्रस्त पशुओं, और ऐसे घाव जो ठीक नहीं हो रहे हैं उनसे ग्रस्त पशुओं, या आर्थराइटिस के पशुओं, उनका ही मुख्य रूप से हम अभी इसको उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये विधि बहुत ही नई है और दूसरी जगह पर उपलब्ध नहीं है। और इस विधि के द्वारा हम केवल उन्हीं पशुओं का उपचार करते हैं जो अन्य विधियों से ठीक नहीं होते हैं, और इसके परिणाम हमने पाए हैं बहुत ही उत्साहजनक। बहुत से पशु जो 1-1 साल से जिनके घाव नहीं भर रहे थे, या ऐसे पशु जो कई महीने से उठ नहीं पा रहे थे फालिज के कारण, उनका हमने यहाँ पर सफलतापूर्वक उपचार किया है। स्टेम कोशिकाएं सभी पशुओं और मनुष्यों के शरीर में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। लगभग हर प्रकार के ऊतक में इनकी कुछ न कुछ मात्रा उपस्थित रहती है। इनका मुख्य कारण ये होता है कि जैसे ही शरीर में कोई विकृति आती है तो उसको रिपेयर करने का, उसको पुनर्निर्माण करने का काम इन कोशिकाओं का होता है।
लेकिन शरीर के सभी ऊतकों में इनकी संख्या बहुत ही कम होती है और कई बार यह संख्या इतनी नहीं होती कि उसको ठीक कर सके। इसके लिए हम किसी स्वस्थ पशु के शरीर से उसी प्रजाति के, जैसे कि अगर घोड़ा है तो घोड़े का, गाय है तो गाय का, कुत्ता है तो कुत्ते का, बिल्ली है तो बिल्ली का, तो सेम जाति के पशु से उन कोशिकाओं को हम लेते हैं। मुख्य रूप से हम जो बोन के अंदर, हड्डी के अंदर जो मज्जा होती है उसको हम लेते हैं, फिर उस मज्जा को अपने प्रयोगशाला में उसको विकसित करते हैं जिससे कि हम उन कोशिकाओं की संख्या बढ़ा सकें। जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उन कोशिकाओं की संख्या होती है, फिर हम उनको, जो पीड़ित पशु है उसके शरीर में उचित स्थान पर उसको ग्राफ्ट करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। उसके बाद ही अपना कार्य पुनर्निर्माण का वहाँ पर शुरू करके पशु को ठीक करते हैं। जितनी मात्रा हमको चाहिए होती इंजेक्शन के लगाने के लिए या इनको ट्रांसप्लांट करने के लिए, उसके लिए हमको लगभग 2 हफ्ते लगते हैं। लेकिन हमारे पास, क्योंकि हम पहले से ही एक स्वस्थ पशु की कोशिकाओं को लेकर उनको अपनी प्रयोगशाला में उनकी संख्या बढ़ाकर उनको तैयार रखते हैं, जैसे हमारे पास कोई पशु आता उसको समय नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास पहले से ही काफ़ी मात्रा में कोशिकाएं रहती हैं। उनको जैसे पशु आता है हम उसको उपचार करके उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। इस उपचार के लिए पशु को यहाँ भर्ती करने की भी आवश्यकता नहीं होती है।